करते हैं तो ये स्क्रीन दिख रही है सर? हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको पर्यावरण अध्ययन क्या पर्यावरण प्रदूषण में आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले 2 क्लासेस में मैंने 2 पर्यावरण प्रदूषण के बारे में मैंने आपको बताया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के बारे में मैंने डिस्कस किया है। चलिए आज हम लोग अब इसके आगे की जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। मेरा स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा होगा? यस, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे तापीय प्रदूषण के बारे में। ऊष्मा प्रदूषण भी इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में थर्मल प्रदूषण। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, तापीय प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण। तो सब ऊष्मीय प्रदूषण क्या है, थर्मल प्रदूषण क्या है, तापीय प्रदूषण क्या है। तो तापीय प्रदूषण समझने के लिए सबसे बेस्ट है, जैसे सपोज कीजिए कोई एक रिवर है, कोई रिवर फ्लो कर रही है। अब सपोज कीजिए कि रिवर है और यहाँ पे क्या है कि कोई एक फैक्ट्री बनी, यहाँ पे सपोज कीजिए कोई एक फैक्ट्री लगा हुआ है और इस फैक्ट्री की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पे आके गिर रही है। अब हो सकता है कि जो फैक्ट्री की ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से जो आ रही है, ठीक है, तो इस ड्रेनेज सिस्टम में क्या हो सकता है ना कि यहाँ पे हॉट वाटर हो सकता है, गर्म पानी हो सकता है, और ये गर्म पानी आकर के इस रिवर में यहाँ पे आकर के मिलेगा। तो जब अब यहाँ पे ये सपोज कीजिए कि रिवर का पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, वाटर है, अब यहाँ पे गर्म वाटर यहाँ पे है, तो यहाँ आसपास के एरिया का जो पानी है ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम पे या टेरेस्ट्रियल पे भी। जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो अभी देखिए कितनी सारी लू बह रही है, गर्म हवा बह रहा है, ठीक। तो ये होती है तापीय प्रदूषण, ठीक। तो इसको परिभाषा कैसे करते हैं, पर्यावरण में जरूरत से ज्यादा गर्मी का बढ़ना जो वहां रहने वाले जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तापीय प्रदूषण। तो मतलब ये गर्मी के चलते जो हानि होती है उसके बारे में। जैसे क्या हो गया कि पानी के तापमान में बदलाव के कारण पानी की गुणवत्ता में क्या होती है, गिरावट हो जाती है। अब जैसे वायुमंडलीय जो हवा है उसकी अगर उसमें गर्म हो जाती है तो ये भी हम लोगों पे प्रभाव डालती है। तो ये है उष्मीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। उसके बाद में पढ़ेंगे उष्मीय प्रदूषण का स्रोत क्या है, ठीक है, तापीय प्रदूषण का स्रोत क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये पर्यावरण, मैंने आपको बताया कि अगर ये सपोज कीजिए कोई औद्योगिक इकाई है, ठीक है, अभी औद्योगिक इकाई परमाणु परमाणु प्रयोग वाली कोई भी औद्योगिक इकाई हो सकती है, ठीक है, या कोई वहाँ पे कोई अनुसंधान का कोई संस्थान हो सकता है, या परमाणु ऊर्जा का कोई यहाँ संयंत्र हो, ठीक है। तो अगर इसके चलते क्या होती है ना, जैसे परमाणु ऊर्जा के स्रोत में आप आपने जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है वहाँ पे ना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है, क्रिएट होता है, ठीक है। अब उस हाई टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए हम डीटीयू का उपयोग करते हैं, डीटीयू जिसको हेवी वाटर बोलते हैं, हेवी वाटर, भारी जल का उपयोग। अब ये भारी जल उस मशीन को तो ठंडा कर देता है लेकिन ये पानी खुद गर्म हो जाता है। अब जब ये पानी गर्म हो गया, जब यहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम आएगा तो यहाँ के जो ये जो एरिया है, नीचे वाली एरिया है, यहाँ पे तापीय प्रदूषण होता है। तो इसके स्रोत में आपको परमाणु से रिलेटेड जितनी परमाणु न्यूक्लियर जो ऊर्जा है, न्यूक्लियर जो संयंत्र है, ठीक है, उनसे आपको रिलेटेड सारे जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे निकलने वाली जो आपको ड्रेनेज सिस्टम है वो स्रोत होती है, ठीक है। कोयले से भरी जो बिजली संयंत्र होती है, जहाँ पे बिजली उत्पादन होती है कोयला से, ठीक है, तो उनके भी कंडेंसर जो उनके जो उनमें जो कंडेंसर होते हैं बिजली संयंत्र में, उनके कंडेंसर को भी ठंडा रखने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और वो पानी जब वेस्ट होकर बाहर निकलता है तो गर्म पानी। और भी रिलेटेड बहुत सारी ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है, जिनका जो वेस्ट से जो आपको जो गर्म पानी निकलता है,
पनबिजली संयंत्र से होती है। या सपोज कीजिए जैसे अभी रिवर दिख रहा है, अगर रिवर किनारे सपोज कीजिए कि ट्री नहीं रहे, अगर रिवर के किनारे वनस्पति का हटना भी एक परमाणु आपको तापीय प्रदूषण के स्रोत हो जाता है। जैसे देखिए रिवर ये फ्लो कर रही है, इसके चारों तरफ से आपको ट्री है, ठीक है, तो अगर ये ट्री नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट सनलाइट ये वाटर पे आएगा, जल पे आएगा, उससे नदी का पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ये तापीय प्रदूषण का ये सब स्रोत है। इस तापीय प्रदूषण का आपको प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, तापीय प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो तापीय प्रदूषण का प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव का क्या होता है कि जो घुलित ऑक्सीजन जो पानी में होती है, ठीक है, एक्वेटिक, ये जो वाटर होता है घुलित ऑक्सीजन, ये घुलित ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो कम होता है। वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन घुलित मात्रा होती है, डिजल मात्रा, ठीक है, डिजल होती है, और उसी डिजल ऑक्सीजन पे सारे जो भी आपके जलीय जीव होते हैं ना वो उसी पे जिंदा है, ठीक। ये घुलित ऑक्सीजन में भी मात्रा में कमी आ जाती है तापमान, विषाक्तता बढ़ जाती है। विषाक्तता का मतलब हो गया, सपोज कीजिए कि आपको कोई एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, मान लीजिए कोई एक जलीय आपको परितंत्र है। अब इस जलीय परितंत्र में बहुत सारे हम क्या करते हैं कि वेस्ट डाल देते हैं, दूषित सामान डाल देते हैं जो उस पानी को खराब करता है। सपोज कीजिए कि इसमें पॉइजन हम डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, या हम सपोज कीजिए कुछ इसमें ऐसा केमिकल डालें, तो अगर इसमें गर्म पानी डालेंगे ना तो ये जो रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन होकर ना ये बहुत तेज रिएक्शन करेगा। हो सकता है कि ठंडा पानी हो तो कोई चीजें ज्यादा नहीं घुले, ठीक है, तो ज्यादा गर्म पानी होने से ना कोई भी चीज इजिली डिजल हो जाती है। अब डिजल होगा तो उसकी विषाक्तता बढ़ जाएगी। अब जो जलीय जीव हैं उनमें मरने की मृत्यु दर में उनकी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन डीजल आप देख रही है, घुलित ऑक्सीजन कम हो जा रही है, उसमें विषाक्तता बढ़ गई, तो जब विषाक्तता बढ़ेगा तो उनका मृत्यु दर भी प्रभावित होकर मृत्यु दर उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मृत्यु दर बढ़ रही है मतलब क्या होगा कि प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होंगे, मतलब जो भी इस जलीय जीव में जो प्रोड्यूसर हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, एल्गी हो गया आपको, ये सब जो शैवाल होते हैं, ये सब जो है इनकी उत्पादकता प्रभावित है। उसमें प्रदूषण का प्रभाव में क्या आती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या आती है, ग्लोबल वार्मिंग भी आपको पड़ेगा। शैवाल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी क्या होती है ना कि अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर हो सकता है कि तापीय प्रदूषण होने से कभी कभी क्या होती है ना कि इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इनकी संख्या इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो जब उनकी संख्या वृद्धि हो जाएगी तो वो भी हानिकारक रूप से आपको प्रभाव करेगी। शैवाल की संख्या ज्यादा है, एक्सेस वृद्धि हो जाएगी, माइक्रोबियल वृद्धि में वृद्धि हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे जीव जंतु जब इसमें मरने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि घुलित ऑक्सीजन कमी होगी, विषाक्तता बढ़ गई, तो बहुत सारे जीव जंतु मरेंगे। जब मरेंगे तो यहाँ नीचे आकर के सेटल डाउन करेंगे। जब ये तालाब के तल पे या कोई जलीय तल पे अगर कोई जीव सेटल करेगा मरने के बाद, तो जो इसके अंदर जो डिकम्पोजर होंगे, अपघटक जो होगा, अपघटक, वो अपघटक क्या करेगा ना, अपघटक की संख्या बढ़ेगी ना, क्योंकि वो अपना जितना ज्यादा उसको मरे हुए जीव मिलेंगे वो उतना ज्यादा इसकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। जो उसमें जीवित जीव बचे हुए हैं ना, उनकी, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ना वो प्रभावित होगी। जैसे अगर आप गर्मी के सीजन में देखिए, गर्मी के सीजन में आप ज्यादा खाइएगा तो हम लोगों का तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन वही चीज अगर ठंडा के दिनों में ज्यादा खाइएगा तो आपका तबीयत हो सकता है नहीं खराब, ठीक है। तो जो हमारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है, जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो बदल जाती है उसमें अधिक ताप। मछली प्रवास प्रभावित होगी। मछली प्रवास का मतलब हो गया, सपोज कीजिए कि कोई रिवर है, तो ये क्या है, हमारी एक रिवर है। अब रिवर में कोई कोई भी मछली होती है, यहाँ रहती है, ठीक है, ये यहाँ मछली रहेगी, लेकिन ये किसी सीजन में माइग्रेट होकर के यहाँ आएगी, ठीक है। या हो सकता है कोई ऐसी मछली होती है जो रिवर से माइग्रेट करके ओशन में चल गई, तो रहती रिवर में माइग्रेट करके ओशन में आएगी। तो अगर टेम्परेचर सपोज कीजिए कि इस रास्ता से आ रही है और यहाँ पे सपोज कीजिए कोई उसमें प्रदूषण करती है, यहाँ का तापक्रम कोई इतना रीजन का बढ़ा दिया, इसमें गर्म पानी डाल दिया, तो जब वो आएगी तो इसको यहाँ गर्म पानी महसूस होगा ना तो इधर जाएगी, तो उसको मछली के प्रवास प्रभावित होगी ना। और मछली के प्रवास प्रभावित होने से
बहुत सारे ऐसे मछलियां होती है ना जो प्रजनन करने के लिए वो दूर तक दूसरी जगह जाती है, वहां पे प्रजनन करती है, उसके बाद फिर अपने जगह पे आती है। तो अब उनकी संख्या कम हो जाएगी ना, वो यहाँ से यहाँ पे आएंगी नहीं। अब वो यहाँ से अगर यहाँ नहीं आएंगी तो अब यहाँ पे प्रजनन नहीं कर पाएंगी आके। तो अब इधर उनके प्रजनन करने की वैसे इन्वायरमेंट नहीं रहती है, तो ये उनकी मछली के प्रवास प्रभावित होते, उसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट है। तो ये उष्मीय प्रदूषण का कुछ प्रभाव है। फिर आपके एग्जाम में कभी कभी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज उष्मीय प्रदूषण क्या है और इसका जलीय जीव पर क्या प्रभाव, जलीय जीव पर इसका क्या प्रभाव। आप क्वेश्चन आते हैं उष्मीय प्रदूषण को नियंत्रण कैसे, हाउ यू कंट्रोल द उष्मीय प्रदूषण। तो देखिए इसका थ्री फेमस इसका उपाय है। देखिए उष्मीय प्रदूषण को कैसे नियंत्रण किया है, 3 आपको उपाय है। आप देखिए 3 उपाय में इसको क्या क्या है। सबसे जो पहला उपाय क्या है, इस तरह से हम क्या कि ये सपोज कीजिए कोई औद्योगिक इकाई है जहाँ से गर्म पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोल्ड वाटर इसने लिया और यहाँ से हॉट वाटर इसने सप्लाई किया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे रिवर है, जो नदी है, नदी में डायरेक्ट हम हॉट वाटर को नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा पॉन्ड बनाए, ठीक है। इस पॉन्ड में पहले हम क्या करेंगे, इस पानी को हम यहाँ पे रख, अब सपोज कीजिए 1 दिन के लिए हम इस पानी को यहाँ छोड़ देते, 1 दिन में इवोपोरेशन होगी, कूलिंग होगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा, कुछ तो ठंडा होगा। अब जब ठंडा हो गया तब इसको हम यहाँ से ऐसे डाल देंगे, तो उसमें प्रदूषण कुछ यहाँ पे कम, ठीक। या नहीं तो हम क्या करते हैं ना कि अगर सपोज कीजिए कि कोई ज्यादा ही गर्म पानी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के ना, ये जो तालाब बना है, इस तालाब में हम स्प्रे तालाब में कन्वर्ट कर दें। स्प्रे तालाब का मतलब ये जो गर्म पानी डायरेक्टली हम डाल रहे थे, डायरेक्टली हम ना डाल करके एक पाइप के द्वारा हम डालेंगे, पाइप के द्वारा आता है और हर एक जगह में इसमें फुहेरा स्प्रे लगा देते हैं। अब गर्म पानी ना स्प्रे होकर के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जब एयर के कंटेक्ट में आएगा, अब एयर के कंटेंट में आकर के नीचे गिरेगा तो कुछ ये जो यहाँ स्टोर होने से पहले ही ना एयर में ठंडा हो जाएगा, तो तब जाके यहाँ पे फिर कुछ दिन रहेगा, कुछ देर रहेगा, फिर यहाँ से उसको कर देंगे स्प्रे पंप करना। इससे क्या होगा, उसमें प्रदूषण कम। या कूलिंग टावर लगा दें, कूलिंग टावर में जैसे आपने स्प्रे तालाब लगाया है, स्प्रे में यहाँ सपोज कीजिए छोटा छोटा पाइप लगा दी, वैसे हमें कूलिंग टावर बनाए, ठीक है। अब कूलिंग टावर में आपको सपोज कीजिए कि ये जो कोल्ड वाटर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जो कूलिंग टावर से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसमें देखिए कूलिंग हम फील कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कूलिंग फील कर देते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल फील कर देते हैं जो कूलिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होती क्या है कि इधर से हम हॉट वाटर यहाँ पे डालते हैं और यहाँ से देखिए क्या होता है ना, यहाँ से एयर हम ऐसे फ्लो कराते हैं और ये एयर यहाँ से ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है। एयर यहाँ से ऐसे बाहर निकलता है, एयर यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे बाहर आता है। तो जो हॉट वाटर है ना, वो थोड़ी थोड़ी ठंडा होता है, ठीक है। और जो ठंडा होते रहेगा धीरे धीरे कोल्ड वाटर रिलीज होगा, ठीक है। और जो कोल्ड वाटर को फिर ले जाके हम इस तरह से रिवर में छोड़ देंगे। ये 3 फेमस उपाय है उसमें प्रदूषण को कंट्रोल करने का, ठीक है। हम कूलिंग तालाब बना देंगे, कूलिंग टावर बना देंगे, हम स्प्रे तालाब, ये हमारे 3 उसमें प्रदूषण को नियंत्रण करने का एक उपाय है। और आपके सिलेबस में है मृदा प्रदूषण, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका नियंत्रण कैसे है। सॉइल पोल्यूशन पौधे डिफेक्ट, सॉइल पोल्यूशन पौधे डिफेक्ट पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट हो गई है, होपफुली क्लास स्टार्ट हो गई है। यस, मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन देखिए क्या है, अब मैंने आपको बताया था ये जो मृदा होती है, ठीक है। मृदा मृदा ऐसे हमारे सॉइल में नहीं है, हालांकि हम लोग ऐसे दिखती नहीं है, ठीक है। लोगों तो मृदा देखिए, मृदा में मृदा के जो घटक होते हैं, मृदा के 5 घटक, मृदा के 5 घटक। तो ये मृदा का पार्टिकल है, सॉइल का पार्टिकल है, सॉइल का कण है, मृदा का कण है, ये ऐसे कण के फॉर्म में मृदा रहती है।
हालांकि हमको दिखती नहीं है, ठीक है, बट होती कण के फॉर्म, ठीक है। अब ये जो मृदा का कण जो बना रहता है, अब इसमें होती है कुछ कार्बनिक पदार्थ। इसमें क्या होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ अकार्बनिक पदार्थ। कुछ कार्बनिक पदार्थ होगा और कुछ क्या होता है, अकार्बनिक, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। और इसमें होती क्या है ना, इसमें कुछ वाटर भी होता है। मृदा के अंदर हमारी वाटर भी होती है। मृदा के अंदर क्या क्या होता है, वाटर भी होता है। मृदा के अंदर वाटर भी होता है। मृदा के अंदर इस तरह से हमारा वाटर वाटर। अच्छा, मृदा के अंदर यहाँ पे होती है एयर स्पेस होती है। मृदा के अंदर क्या होती है, एयर की स्पेस, एयर स्पेस भी होती है। यहाँ बीच में क्या होती है, एयर की हमारी स्पेस होती है, एयर स्पेस होती है, ठीक। तो कार्बनिक पदार्थ हो गया, अकार्बनिक पदार्थ हो गया, ठीक है, और उसमें वाटर हो गया। यहाँ पे थोड़ी बहुत जल भी होती है और एयर भी होती है और इसमें कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इस तरह से कुछ सूक्ष्म जीव। तो मृदा प्रदूषण को कैसे हम डिफाइन, देखिए वैसे जैसे मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण को डिफाइन किया था कि मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक घटकों में अवांछनीय परिवर्तन को मृदा प्रदूषण। कि मृदा प्रदूषण को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि मिट्टी के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जो जैविक घटकों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण बोलते हैं। मिट्टी के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों में अवांछनीय परिवर्तन को मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब मृदा प्रदूषण का स्रोत क्या हो सकता है, तो मृदा प्रदूषण के स्रोत भी देखिए दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया प्राकृतिक स्रोत, दूसरा क्या हो जाएगा, मानव निर्मित स्रोत। पहला आपको होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। ओके, पहला क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत, दूसरा हो गया मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पौधों के अवशेष। अब सपोज कीजिए कि ये आपको सॉइल है, इसके ऊपर हमारा क्या है, कुछ ट्री लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या है, कुछ ट्री लगा हुआ है, ये हमारे। तो अब ये ट्री जो है, अब ये ट्री अगर मान के चलिए कि ये बूढ़ा हो गया है ट्री, और ट्री है जब टूट के गिरे, ठीक है, तो ट्री जब टूट के गिरेगा तो इसको ऐसे ही यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे ये गिरा रहेगा। तो अब इससे क्या होगा, अब अब इसमें क्या होगा, तो बहुत सारे कभी कभी क्या होते हैं ना कि इसमें कीटाणु लग जाएंगे। अब जब सपोज कीजिए गिरेगा तो ये सड़ेगा, गलेगा, तो इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगेंगे, ठीक है। तो उस कीड़े मकोड़े से भी क्या होते हैं ना कि सॉइल की प्रदूषण फैल जाती है, प्रदूषण हो जाता है। मैंने बताया कि इसमें सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि सूक्ष्म जीव को ये कीड़े मकोड़े दिक्कत करके कुछ भी ऐसी बीमारी फैला दें, ठीक है। तो पौधों के अवशेष जो होते हैं ये भी मृदा प्रदूषण कभी कभी करते हैं। हालांकि मेनी टाइम से क्या करते हैं कि ये डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कुछ ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बीमारी लगता है, ठीक है। सेम होता है जैसे पौधों के अवशेष है, वैसे ही पशु के अवशेष, ठीक है। तो हमारे जो पशु के जितने अवशेष हैं, जितने अपशिष्ट हैं, ठीक है, पशु के, वो सब सारा हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सॉइल में फेंक देते हैं, ठीक है। अब वो सॉइल में फेंक तो देते हैं, अब वो इतना ज्यादा एक्सेस हो जाता है, अगर थोड़ा अमाउंट में है तो डिकम्पोज होकर के वो तो ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है ना, तो वो क्या करता है ना, वो प्रदूषण फैला देता है, ठीक है। वो प्रदूषण कर देगा ना, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, या हो सकता है कि वहां पे कोई ऐसा कोई केमिकल चला जाए या कोई ऐसा एक्सेस न्यूट्रिएंट हो जाए, तो वो सब हमको ये सॉइल प्रदूषण फैला। मृदा प्रदूषण के कुछ मानव जनित स्रोत भी होता है। मानव जनित स्रोत में आपको क्या हो गया, जैसे आपकी हमारी घरेलू कचरा हो गया, हमारी घरेलू जो सीवेज सिस्टम है, जो नालियां हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं जाकर के खुले खुले में जाकर के गिरती हैं, तो वहां पे जाकर वही प्रदूषण करती हैं।
और उसमें हम इतना ज्यादा घरेलू खर्चा में इतना ज्यादा हम अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ का उपयोग करते हैं, ठीक है, और वो सब आपको मृदा में जाता है तो मृदा प्रदूषण को कर देता है। जैसे कृषि जो हम करते हैं, तो कृषि में हम अपनी सॉइल की टेस्टिंग कभी करते नहीं, कभी मिट्टी का टेस्टिंग हम लोग कराते नहीं है। अब हमको जो मन करता है उर्वरक, हमको ये मालूम ही नहीं रहता है कि कितना उर्वरक हमको डालना है और कितनी कीटनाशक का हमको उपयोग करनी है। तो हम कभी क्या करते हैं, कभी एक्सेस कीटनाशक हमको, ठीक है, कभी हम एक्सेस फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण ही फैलाएंगे। तो कीटनाशक क्या है, सारा केमिकल। उर्वरक भी क्या है, सारा ये सब केमिकल ही होते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं। तो ये सब केमिकल आपको ये हानि करता है सॉइल में जाकर, सॉइल प्रदूषण। औद्योगिक बहिस्राव मतलब जो इकाइयां, जो इंडस्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्रियां के जो आपको ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियां हैं, अब उस इंडस्ट्री के नाली में बहुत सारे ऐसे एसिड पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं, कलर पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं, बहुत सारे उसमें पेंट, हानिकारक पेंट होते हैं, और उसमें तो बहुत सारे ऐसे ना घातक रासायनिक पदार्थ, ठीक है, और वो सब चीजें आपको क्या करती हैं, सब आपको प्रदूषण फैलाती है जब मिट्टी में जाकर अब ताप बिजली जो घर है, जहाँ पे आपको कोयला से जहाँ बिजली उत्पादन होती है, अब उसका जो स्मोक जो होता है, जो उससे फ्लाई एश निकलता है, काली जो निकलती है, कि ये सपोर्ट कीजिए जो चिमनी है, इससे भी आपको स्मोक निकलेगी, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं इसमें फ्लाई एश होता है, और ये दूर जाके किसी एग्रीकल्चर फील्ड या कहीं पे आकर गिरेगा, वहां पे मृदा प्रदूषण फैलाएगा, क्योंकि उसमें क्या होती है, सब घास, ये जो फ्लाई एश है, ठीक है। अब नाभिकीय संयंत्र में आपको पता है कि वहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोग, तो जितने सारे रेडियोधर्मी पदार्थ अगर इस सॉइल में जाएंगे तो मृदा प्रदूषण करेंगे, ठीक है। तो नाभिकीय संयंत्र के जो कचरे हैं, अगर खुला में अगर वो चले जाए तो आपको क्या करेंगे, मृदा प्रदूषण करेंगे। ये सब कुछ मृदा प्रदूषण के माध्यम। अब सबसे बड़ा चीज की मृदा प्रदूषण को प्रभाव क्या होगा, इसके स्रोत है तो इसके प्रभाव क्या होगा। सबसे पहला जो इसका प्रभाव क्या होगा कि ये जो मिट्टी जो है, जो मिट्टी की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, अब इसकी उर्वरता शक्ति कम, मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो रही है। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कम है तो हानिकारक है नहीं, लेकिन आवश्यकता से अधिक भी होना वो खराब हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको सोडियम है, यहाँ पे आपको पोटासियम है, यहाँ पे आपको कैल्शियम है, यहाँ पे आपको नाइट्रेट है, ये सब चीजें हैं। तो एक अपना एक अमाउंट होगा ना कि इस सॉइल में इतनी नाइट्रेट है तो यहाँ के प्लांट के लिए इट इज गुड फॉर द प्लांट। अब एक्सेस हो जाएगा, तो कोई भी चीज एक्सेस हो जाता है कुछ अदर कंपाउंड बना सकता है ना, तो अदर कंपाउंड बनेगा तो मिट्टी की उर्वरता को क्या करेंगे, हानिकारक कर देगा। मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, कम कर देता है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मृदा प्रदूषण। देखिए मृदा का जो मैं बताया कि मृदा का एसेंशियल कंपोनेंट में माइक्रोबियल कंपोनेंट आता है। मृदा का पांच, मैंने बताया कि मिट्टी के 5 घटक होता है, उसमें से एक घटक क्या होती है, माइक्रोबियल होती है, जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो ये एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। ये नहीं रहेंगे तो मृदा मृदा नहीं रह पाएगी, वो उपजाऊ मृदा नहीं रहेगी। बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिल करके मृदा को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं मृदा प्रदूषण से, ठीक, तो मिट्टी खराब हो जाएगी ना। तो मृदा प्रदूषण का मृदा माइक्रोबियल आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जो कि माइक्रोबियल आबादी क्या करते हैं, मिट्टी के निर्माण में और इसे उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा केंचुआ, केंचुआ के बारे में आपने पढ़ा होगा। केंचुआ क्या होते हैं, ये किसान का मित्र होता है। क्योंकि केंचुआ क्या करता है, ये जो केंचुआ जो मैंने आपको बताया था ना, ये सॉइल के बीच में यहाँ एयर होता है, ये जो एयर स्पेस होता है ना, ये जो केंचुआ इस तरह से ना अपना अपना एक होल बनाता है मिट्टी में। और इससे क्या होता है ना कि जो अपर की जो एयर है, ये एयर डायरेक्टली आपको ना पास आउट हो जाती है, एयरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये माइक्रोबियल कम्युनिटी का रोल। और जैसे मैंने आपको बताया इसका प्रभाव क्या है, कि कृषि रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या हो रही है कि मिट्टी के वनस्पति और जीवों और मिट्टी के गुणों को नष्ट कर दिया। अब इतना ज्यादा हम उसमें रसायन पदार्थ उपयोग कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं, जो मिट्टी का जो अपना गुण है ना, वो खराब हो रहा है।
अब आपने एयर पोल्यूशन मैंने आपको बताया था अम्लीय वर्षा। अब सपोज कीजिए कि सॉइल है और इस सॉइल में आपको हो गया कि अम्लीय वर्षा हो गई, ठीक है, यहाँ पे अम्लीय वर्षा हो, तो अम्लीय वर्षा में हो गया तो यहाँ पे बहुत सारा एसिड पहुंच जाता है ना। तो अब एसिड आएगा, तो एसिड आएगा, मृदा का क्या होगा, मृदा का जो अम्लता है, एसिडिटी है, वो इंक्रीज। अब एसिडिटी इंक्रीज होगी तो बहुत सारी चीजें अफेक्टेड हो जाएगी। अब रेडियोधर्मी अगर कचरे हम मिट्टी को डालें तो रेडियोधर्मी कचरे का बहुत ज्यादा प्रभाव आपको पौधे और सूक्ष्म जीवों के लिए घातक होते हैं। बहुत सारे पौधे मर जाते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी इससे मर जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है कि मृदा प्रदूषण का दूरगामी प्रभाव होता है। दूरगामी प्रभाव क्या होता है, आप सपोज कीजिए कि हमने इसमें कुछ ऐसा केमिकल डाल दिया, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए खराब है। अब आप समझ लीजिए यहाँ पे सब्जी रोपा हुआ है, यहाँ पे हमने सब्जी लगाया हुआ है। अब ये केमिकल क्या होगा, इस प्लांट के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसी प्लांट को हमने क्या किया, खा लिया। हमने इसको खा लिया, जब हमने खा गया तो ये हमारे पेट के अंदर चला गया, हमारे बॉडी के अंदर चला गया। अब हमारे बॉडी में जाकर के हमको नुकसान पहुंचा, ये खाद्य स्तर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, ठीक है, और इसके चलते बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये सब मृदा प्रदूषण का कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव आपके एग्जाम में ऐसे 5-5 मार्क्स पर क्वेश्चन। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण कैसे कीजिएगा, नियंत्रण का उपाय तो आसान है कि अगर आप सोर्स जान गए, अगर आपको मालूम चल गया कि स्रोत क्या है, तो फिर नियंत्रण करना बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं, कृषि में इसका उपयोग कम कर दीजिए, ठीक है। अब वहां पे सपोज कीजिए कार्बनिक जो फास्फेट का जो हम उपयोग करते हैं, वो उपयोग नहीं करके जो आपको वैसे कीटनाशक उपयोग कीजिए जो सड़ गल के उसी मिट्टी में खत्म हो, या कुछ ऐसे रासायनिक कीटनाशक का उपयोग कीजिए जो अल्पकालिक, मतलब 1-2 दिन या 1 सप्ताह में वो उसका असर खत्म हो, ठीक? या हो सके तो जैविक नियंत्रण जितना हो सके उसको अपनाइए, ये एक अच्छा है। जैविक नियंत्रण अपनाइए। आप जैसे कीटाणु रहित नर के कीटों को प्राकृतिक आबादी में छोड़। हम क्या करते हैं ना कि जो नर कीट होते हैं, इनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं ना कि ये कीटाणु रहित हो, ठीक है, वैसे हम नर को बनाते हैं, ठीक है, और उसको प्राकृतिक आबादी में छोड़ देते हैं। अब ये नर अगर प्राकृतिक आबादी में जाएगा तो इसका जितने सारे बच्चे पैदा होंगे ना, वो आपको कीटाणु रहित होते, ठीक है, वो ज्यादा हानिकारक नहीं है। फसलों को रोटेशन और विविधीकरण अपनाइए, विविध तरह के फसल लगाइए, ठीक है, तो हो सकता है कि प्रदूषण नियंत्रण हो जाए उससे। तो ये उपाय कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उर्वरक प्रदूषण पर नियंत्रण कीजिए, कचरे से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण कीजिए, अम्लीय वर्षा का नियंत्रण कीजिए, रेडियोधर्मी आधारित जो मृदा प्रदूषण है उसको नियंत्रित कीजिए, मिट्टी के गर्म तरल पदार्थों और तेल के रिसाव से बचाइए, ठीक है, मिट्टी में डायरेक्टली कोई गर्म पदार्थ मत डालिए, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है। अब अब शहर में देखिएगा जो पानी का टंकी है ना वो गर्म हो जाता है, पानी का टंकी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो अब गर्म पानी अगर गमला में डालते हैं तो देखिएगा पौधे ना गर्मी के दिनों में सूखने लगते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब अगर आप गर्म पानी डाल रहे हैं, ठीक है ना, मिट्टी में गर्म तरल पदार्थों के हिसाब से बचाने चाहिए, तो अगर गर्म पानी डालिएगा तो ये जो मिट्टी के अंदर भी इसके नाजुक जो आपको जो रूट होते हैं ना, जो जड़ होते हैं, ये जड़ जल जाते हैं, वो उतना ज्यादा गर्म पानी को झेल नहीं पाते, वो मर जाते हैं। समझो गमला का पौधा कभी कभी गर्मी के दिन में सूख जाता है गर्म पानी डालने से। जो सीवेज है, सीवेज को डायरेक्टली मिट्टी में नहीं छोड़ना चाहिए, डायरेक्टली फील्ड में कहीं नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पहले नियंत्रित कीजिए, उसको उपचारित कीजिए, उससे जितना हो सके पहले उसको खाद बना लीजिए, उसके बाद उसको ऐसे छोड़ें। ये सब कुछ नियंत्रण उपाय थे। ये सब कुछ हमारे नियंत्रण को उपाय। अब आपके सिलेबस में है वायु और जल गुणवत्ता मानक संबंधित केस स्टडी। मतलब जो ये क्या है ना कि हमारे यहाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे मैंने आपको ध्वनि प्रदूषण इसके बारे में मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। तो ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये क्या करता है कि जो वायु जो और जो जल है,
इसके जो मानक निर्धारित किया हुआ है कि कितनी वायु में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए, वायु में कितना कौन सा केमिकल होने चाहिए जो मानव के हेल्थ के लिए ठीक ठाक है। उससे ज्यादा होगा तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ की एयर क्या है, प्रदूषित हो गई, वहाँ की जल क्या होगी, प्रदूषित। ठीक है, तो ये है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट 1971 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, जहाँ पे 6 प्रदूषकों की आपको पहचान की गई थी। ये 6 कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड थे, लेड थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर थे, सल्फर ऑक्साइड था और ग्राउंड लेवल। ये 6 प्रदूषकों को पहचान की गई थी जो जिसका मेजरमेंट दिया गया था कि ये इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे मानव स्वास्थ्य के प्रभावित हो। ये सबसे पहले दिया गया थी। हमारे यहाँ जो इंडिया में, तो यूएसए की बात हो गया, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ये आपको 18 नवंबर 2009 को आपको ये बहुत सारे जो प्रदूषण थे ना उसको सूचित किया था किसकी कितनी। तो देखिए ये सब चीजें हैं, कुछ कुछ है जो हालांकि आपके काम की चीजें नहीं है, जनरली ये सब आपके एग्जाम में आता नहीं। बट ये याद रखिए कि जो जो हमारे यहाँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो जो है ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जिनका आपको देता है कि इस एरिया में इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा अगर इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो ये हानिकारक है। ठीक है, जैसे देखिएगा पेपर में आता है ना कि यहाँ का PM2.5 इतना हो गया, इतना हो गया। तो नॉर्मल से किसका कितना ज्यादा होता है ये चीज आपको याद है। किसका किसका करता है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड करता है, पार्टिकुलेट मैटर करता है। पार्टिकुलेट मैटर दो का होता है, एक होता है जिसका 10 माइक्रोमीटर से कम साइज और एक होता है जिसका 2.5 माइक्रोमीटर से कम। इसीलिए देखिएगा कहा जाता है इसको PM10 और इसको कहा जाता है PM2.5। पेपर में हमेशा आते रहता है कि PM10 का कंसंट्रेशन इतना है, PM2.5 का कंसंट्रेशन इतना है। ये नॉर्मल लेवल जो ओजोन हो गया, ये लेड हो गया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का देता है, फिर आपको अमोनिया का देता है, बेंजीन का देता है, बेंजोपेरिन का देता है, आर्सेनिक का देता है। ये सब चीजें आपको जर्मन करता है केंद्रीय स्क्रीन शॉट ले। वैसे ही देखिए जल का गुणवत्ता मानदंड किया गया। ठीक है, जल को भी हम कुछ गुणवत्ता मानदंड दिए। हम क्या कहेंगे? उपयोग और गतिविधियों के आधार पर, गतिविधियों के प्रकार के आधार पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए जल गुणवत्ता मानदंड निर्दिष्ट किए। ठीक है, आप जिसे देखिएगा ना कभी कभी अगर आप मानचित्र देखते होंगे, मैप देखते होंगे, तो उसमें देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर का ना पानी दिखाया जाएगा। उसमें देखिए जो कलर जो मैप होता है ना उसमें देखिएगा एटलस में, आपके पास एटलस हो तो उसमें देखिएगा अलग अलग तरह के पानी के कलर दिखाया गया। जैसे अगर नीला कलर दिखाया गया है पानी का, ठीक है, तो ये पानी पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नीला पानी, इतने सारे नीला पानी आप देखिएगा ना, उसको मतलब है कि अगर मैप को नीला कलर का दिख रहा है ना, मतलब उसको पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हरा पानी होता है ना, वो हरा पानी क्या होता है? मिट्टी और पौधों में जो भी पानी होता है ना उसको हरा पानी कहा जाता है। सफेद पानी किसको बोलते हैं? वायुमंडलीय में जो नमी होती है उसको सफेद पानी कहते हैं। और एक होता है भूरा पानी। भूरा पानी का मतलब होता है जो अवशिष्ट जल, सब जो गंदा पानी उसको हम भूरा कलर से दिखाते हैं। आपके सिलेबस में एक और प्रदूषण है, प्लास्टिक अवशिष्टों पर प्रबंधन। सिलेबस में प्लास्टिक अवशिष्टों पर प्रबंधन सिलेबस। मैसेज आया है सर, क्या हुआ भैया? कुछ क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको प्लास्टिक अवशिष्ट और प्रबंधन क्वेश्चन होगा तब हम कुछ हमसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट के मटेरियल में बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रही है तो पेज नंबर दे करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस पेज नंबर में क्या लिखा होगा, आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेते होंगे तो आप उसे थोड़ा बहुत नोट्स बना लिया कीजिए। इतना इनफ है ईवीएस के लिए, उससे ज़्यादा आपको ईवीएस में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
आप एसओएल का मटेरियल पढ़िए और जो हमारा जो पीपीटी है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और उससे एक ना नोट्स बना लीजिए। मैं क्लास के दौरान आपको क्वेश्चन बताते रहता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जब जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एक बार आपके एग्जाम में आया, अब तक से सिर्फ एक ही बार आया। अब इससे ज्यादा इसमें आप क्या, इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखने लायक है ही नहीं। और आपको पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस बात से बंद हो रही है, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हालांकि ये अभी 1 जुलाई आने वाला है, तो आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इस आपको ये प्लास्टिक बैन हो रहा है। वो सब चीज़ें नाम आप याद रखिएगा, बहुत कुछ बैन हो जाएगी इस बार से, सब थोड़ा याद रखिएगा। चलिए प्लास्टिक अपशिष्ट और प्रबंधन में पढ़ते हैं। और आपको पता है प्लास्टिक कचरा अभी के हालात के अनुसार सबसे बड़े कचरे के रूप में इसको माना गया है, प्लास्टिक कचरा। अब सोचिए केवल भारत में प्रति साल एक साल में 94 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पादित, 94 लाख टन, बहुत बड़ा रकम, बहुत बड़ा अमाउंट। जी हम लोग 94 लाख टन प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बारे में आप जानते हैं कि प्लास्टिक वातावरण में जाने के बाद ये जल्दी डिग्रेड नहीं करता है। ये 100 ईयर, 200 ईयर, 500 ईयर तक प्लास्टिक आपको वातावरण में रहेगा। ये बहुत बड़ा, ये खतरनाक प्लास्टिक आजकल बनते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जितने सारे हम प्लास्टिक उपयोग करते हैं, इसमें करीब करीब 60% प्लास्टिक को हम पुनः चक्रण कर पाते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम दोबारा उपयोग करते हैं। सोचिए अगर आप इसी का डाटा लीजिए तो 90 लाख ही, अगर सोचिए 90 लाख का 40% कितना होगा, 36 लाख टन। सोचिए 36 लाख टन एक साल में वैसे प्लास्टिक हम उपयोग करते हैं जिसका पुनः चक्र नहीं हो पाता। सोचिए, मतलब है कि ये जो 36 लाख टन जो प्लास्टिक है, ये वातावरण में 100 साल से ज्यादा रहने वाला है। सोचिए हर एक साल कितना ज्यादा ऐड हो। अगर इस साल 36 लाख ऐड हुआ, अगले साल तो इससे ज्यादा ही ऐड होगा जहां तक हमको लगता है, क्योंकि हम डिक्रीज तो नहीं कर रहे हैं, हम इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस साल के बाद से हो सकता है कुछ बैन। अब देखिए 94 लाख प्लास्टिक ये जो हमारे यहाँ वेस्ट हो गया, इसका 40% हम यूज नहीं कर पाते, 60% हम पुनः चक्रण कर लेते हैं, बाकी नहीं करते। अब जो हम टोटल प्लास्टिक जितना उत्पादन करते हैं इंडिया में, अब सोचिए उसका 50% जो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल उपयोग, मतलब जिसको हम एक बार उपयोग करके उसको हम फेंक देते हैं। जैसे हम जो स्ट्रॉ पीते हैं, फ्रूटी का स्ट्रॉ पीते हैं, नारियल का स्ट्रॉ पीते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जो अगर उनके दरवाजा पर भी नारियल आता है, अब ठीक है मार्केट में गए, अगर आपको नारियल का पानी पीना है तो वहां पे नारियल काट के स्ट्रॉ से पिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे शौकीन और बेवकूफ होते हैं ना, उनके दरवाजा पर नारियल लेके आते हैं तो भी वो स्ट्रॉ से घर में आके पीते हैं। अरे घर में आए हो तो नारियल काट करके उसके पानी को आप वाटर गिलास में डालिए, उस गिलास ले पी लीजिए। ठीक है, तो आपको जहां तक हो सके पर्यावरण को आपकी और हमको मिल करके बचाना है। तो ये फैशन में नहीं रहना है ना कि ये वो दूसरा कोई किया तो हम भी यही करें, दूसरा कोई स्ट्रॉ से पानी पी रहा है तो हम भी स्ट्रॉ से पानी। ये जो बच्चे वाली हरकत है ना, ये बड़ी खराब हरकत है। और ये बीच में देखिएगा एक समय ऐसा आया था ना, प्लास्टिक का कप नया नया आया था, प्लास्टिक का ट्रे आया था। अब एक घर में प्लास्टिक का ट्रे आया तो सारा कॉलोनी में प्लास्टिक का ट्रे आया। अरे बड़ा खूबसूरत फ्लावर वाला प्लास्टिक का ट्रे है। ये सब बेवकूफी बना है। अब उस प्लास्टिक कितना ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, आप और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एकल उपयोग का हो गया। देखिए 50% एकल उपयोग प्लास्टिक है, जैसे स्ट्रॉ हो गया, प्लेट हो गया, खाद्य पैकेट हो गया। अच्छा सबसे बड़ी चीज इसका देखिए क्या है, ये जो 50% जो उत्पादित हो रही है, अब इसका केवल 10% ही हम क्या करते हैं, पुनः चक्रण कर पाते हैं। सोचिए 50% में से, और ये 50% जो आपको मल्टी यूज, ठीक है, ये तो चलिए एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार उपयोग करें। लेकिन ये जो 50% है, इसका हम केवल 10% है आपको रिसाइकिल करना है। सोचिए इसका भी 40% आपको
हम पर्यावरण में फेंक देते हैं ऐसे। ठीक है, अभी ये जा करके बहुत सारे नुकसान पहुंचाता है, जलीय जीवन है उसको प्रभावित कर रहा है, उसको प्रदूषण फैला रहा है, हमको प्रदूषण फैला रहा है, सबको ये कर रहा है। अब चूंकि प्लास्टिक का क्या है कि विघटित जल्दी होता नहीं है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी नुकसान प्लास्टिक की आपको पता है क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक के। आपको लगता है कि आपने पॉलिथीन में कचरा बांधा उसको फेंक देते हैं। देखिए ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक अगर आपने ऐसे ही फेंक दिया तो ये आपको सॉइल में जाता है, आपके सॉइल में जाता है, और ये धीरे धीरे सॉइल में क्या होता है ना कि ये माइक्रो प्लास्टिक पर टूट जाता है। ठीक है, आप देखिएगा सॉइल में धीरे धीरे प्लास्टिक खत्म हो जाती है, तो ये खत्म नहीं होता है, ये छोटे छोटे प्लास्टिक में टूट जाता है, माइक्रो प्लास्टिक नैनो साइज के पार्टिकल में, नैनो पार्टिकल में टूट जाता है, और ये सॉइल में हजारों सालों तक ऐसे ही नैनो पार्टिकल पड़ा है। अच्छा अभी लेटेस्ट रिसर्च है, बहुत खतरनाक ये होने जा रहा है। ये जो नैनो पार्टिकल की प्लास्टिक है ना, ये अब क्या हो रहा है कि सपोज कीजिए कि आपने इसमें वेजिटेबल ग्रो करा है इस सॉइल में। ठीक है, तो ये वेजिटेबल के रूट के द्वारा वेजिटेबल्स में अंदर चला जा रहा है, और इस वेजिटेबल को आप खाते हैं तो नैनो पार्टिकल प्लास्टिक आपके बॉडी में चला जाए, और ये बहुत बड़ा ये बीमारी का रीजन बनते जा रहा है डे बाई डे, ये माइक्रो प्लास्टिक का। तो इसी को रोकने के लिए, ठीक है, अब ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो जो प्लास्टिक है अपशिष्ट है, इसको कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए हमने क्या किया कि 2016 में, 2016 में हमने क्या किया कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम बनाया गया। हमारी सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन बनाई है। अब इसमें क्या है इस नियम में, तो इसके नियम क्या कहता है कि उत्पाद को आसानी से पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करने के लिए प्लास्टिक के उपयोग के लिए 50 माइक्रोन की न्यूनतम मोटाई का निर्देश की। मतलब इसके तहत क्या किया गया कि 50 माइक्रोन से नीचे की मोटाई वाले को नहीं बना सकते। ठीक है, उतना कहा है कि आप कम से कम 50 माइक्रोन इतना मोटा जो उससे पतला मत करें। ठीक, और प्लास्टिक निर्माण, सड़क निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और तेल के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग को बढ़ावा दिया। उसके बाद इस नियम को हम 2018 में फिर से हमने बनाया। ठीक है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2000, इसमें क्या किया गया कि जो बहुस्तरीय प्लांटिंग, MLP जिसको बोलते हैं, मल्टी लेयर प्लास्टिक, जिनको हम दोबारा नवीकरणीय नहीं कर सकते। ठीक है, जो गैर ऊर्जा, मतलब इससे कोई ऊर्जा हम प्राप्त नहीं कर सकते, जिसका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, मतलब वैसे मल्टी लेयर प्लास्टिक जिसको हम ना किसी उपयोग में दोबारा, या तो उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, या उससे हम कोई ना कोई गैर ऊर्जा का जो कोई सामान है ना वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, या मतलब है कि उसका कोई उपयोग ही नहीं। ठीक है, तो वैसे को हम क्या किए कि हमने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप इस मल्टी लेयर प्लास्टिक को हम बंद करें। 2018 में हमने 2018 में क्या इसको, अब यही हमारी बंद करने के नियम जो है, फिर 2021 में हमने इसको फिर से मॉडिफाई किया था 22 में। ठीक है, तो हमको 1 जुलाई से हम बहुत सारे प्लास्टिक को बैन कर देंगे। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन आए 1 जुलाई से कौन कौन प्लास्टिक को बैन किया गया, या प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2022 या 2021 क्या है। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में आ सकती। एक आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, अब इलेक्ट्रॉनिक कचरा कैसे प्रोसेस कीजिएगा, वैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, वैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो उपयोग होने के बाद बेकार हो गए, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जैसे आपका मोबाइल हो गया, 2 साल 3 साल उपयोग कीजिएगा तो बेकार हो जाती है, वैसे टेलीविजन है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक समय में, या जो बच्चों का खिलौना है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा तो बच्चों का खिलौना है। आजकल 20 30 40 50 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक खिलौना आ गया, जो कि 2 से 3 बार चलता है फिर खराब हो, उसमें कोई उपयोग नहीं, कचरा में फेंकना पड़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा कुछ कहते हैं कि जो जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट
उपयोग होने के बाद बेकार हो जाते हैं। अब देखिए जो ग्लोबल ई इन्वेस्टमेंट मॉनिटर 2017 के अनुसार भारत में करीब करीब 2 मिलियन टन 2 मिलियन टन की कचरा उत्पादित भारत में 2017 के अनुसार है। अब तो पता नहीं कितना हो गया। ई टन में कितनी होती है? 2 मिलियन ई कचरा उत्पादन होती है। और अगर विश्व में रैंकिंग देखा जाए तो भारत की रैंकिंग विश्व में कितनी है? 5वें स्थान। सबसे ज्यादा अमेरिका का है, उसके बाद चीन का। अच्छा, ई कचरा में जो भी मतलब इसमें लोग काम जो करते हैं तो कामगार होते हैं, क्या इधर वो लेबर क्लास के हो इधर वो इंजीनियर क्लास के, इसमें बड़ा हेल्थ का ना बड़ा प्रॉब्लम होती है। जो भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ई कचरा से रिलेटेड का हेल्थ के लिए बड़ा प्रॉब्लम ही करता है। चूंकि क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखिए उसमें मरकरी होता है, पारा होता है, क्रोमियम होता है, शीशा होता है, कैडमियम होता है, ठीक है, ज्वाला मंदक होता है, सल्फर होता है, ठीक है, इसमें फ्लोरोनेटेड और बाइफिनाइल जैसे हानिकारक पदार्थ होते हैं। अगर उसको अगर आप सीधे हाथ से छूते हैं बहुत सारे बीमारी। इसलिए देखिएगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक इकाई के अगर जो लेबर क्लास के होंगे तो डायरेक्टली वो बिना सेफ्टी के अगर उसमें काम करते हैं उनका हाथ तो देखिएगा, उनका हाथ ना एक मतलब खराब टाइप का हो जाता है, कलर हो गया होगा, कुछ अजीब टाइप का हाथ हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इससे हेल्थ प्रभाव होता है। अच्छा, अगर ई कचरा जो होते हैं ना इससे जो मतलब अगर इसको हम बहुत ज्यादा इसमें जहरीली गैस भी इससे रिलीज होती है और जब जहरीली गैस जो होती है मानव स्वास्थ्य को डायरेक्टली आपको पकड़ एक सिलेबस में आपके है। मैं थोड़ा क्लासेज आपको थोड़ा लेट तक लूँगा क्योंकि क्लासेज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी थी इसके चक्कर में थोड़ा लेट हुआ। थोड़ा सा पैसेंस रखिए, इसके बाद से आपकी कोई क्लासेज है नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 10 मिनट और 10 सेकंड में। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हमको लग रहा है क्लास लेने में। किसी को प्रॉब्लम एनवायरमेंटल साइंस की सिलेबस बाबू आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिए उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से एनवायरमेंटल साइंस की सिलेबस देख सकते हैं। कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, फिर बात कर लें। पीपीटी लेकर के क्या कीजिएगा आप लोग, मैं आपको बोला ना आप एसवाइल का मटेरियल पढ़ लीजिए और आप एसवाइल का मटेरियल पढ़ लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना आप हमको चैट बॉक्स में लिखिए, कोई टॉपिक पेज नंबर लिख दीजिए, प्लीज पेज नंबर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं आपको डिस्कस कर दूँगी। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। ये आज ये भी है आजकल बहुत बड़ा प्रभाव आपका, बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव इसका हो रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। चलिए, सबसे पहले है कि अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट किसको बोलते हैं, वेस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कचरा बताया कि जो उपयोग होने के बाद बेकार हो जाए उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ये भी होगा कि कोई भी पदार्थ जिसका उपयोग के बाद जिसको फेंक दिया जाता है तो बेकार हो गया, मतलब कोई भी पदार्थ जिसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं हो सके वो वेस्ट, आर्थिक उपयोग। अब सपोज कीजिए कि आपका बाल्टी लोहा का बाल्टी है, अगर आपके पास लोहा का बाल्टी टूट गया तो वेस्ट वो नहीं है। लोहा का बाल्टी वेस्ट नहीं करिएगा, टूट गया तो अलग बात है, जब उसमें पानी नहीं भर सकता, कचरा वो लाएगा तो किलो के भाव से बेच तो सकते हो ना, उसका आर्थिक उपयोग तो है ना, उसको वेस्ट नहीं बोलेगा। उसको बेच करके आप अलग बात है, आप उसको बेच नहीं रहे हैं तो ये तो आप गलत कर रहे हैं। सामान खराब होगा तो उसको थोड़ा दिन स्टोर कीजिए, जब 1 किलो हो जाए तो उसको बेच दीजिए,
ठीक है, मतलब आर्थिक उपयोग होना चाहिए। अगर आर्थिक उपयोग नहीं है तब जाकर वेस्ट होता है। ठीक है, अब जो आपके घर का जो कचरा है, किचन का वेस्ट है, उसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं, उसको कौन खरीदेगा, वो आपका वेस्ट। हालांकि आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद वो भी लोग खरीदेंगे, जो भी आपको जो सब्जी वब्जी का वेस्ट होगा ना, देखिएगा वो लोग भी लोग खरीदेंगे, 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो के हिसाब से वो भी आपको बिकेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तब उससे एनर्जी बनाने की ना प्रक्रिया चल रही है, बहुत जगह हो भी रही। चलिए हम पढ़ेंगे तो सबसे प्रबंधन आपके सिलेबस में सॉलिड वेस्ट में। तो सबसे पहले अपशिष्ट आपको समझ में आ गया कि मतलब वैसे पदार्थ जिसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं है उसको हम अपशिष्ट बोलते हैं। तो ठोस अपशिष्ट को किसको बोलेंगे, तो वैसा पदार्थ, ठीक है, मतलब जो तरल नहीं है और जो गैस नहीं है, उसके अलावा कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं हो, क्या हो, ठोस अपशिष्ट होगा। तीन ही तो चीज होता है, तरल गैस और ठोस। तो अगर तरल और गैस नहीं है तो बाकी क्या होगा, ठोस अपशिष्ट होगा। ठीक है, ठोस कचरे को हम हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ठोस कचरे को संग्रह करते हैं, उसके बाद उपचार करते हैं, फिर उसको पुनः चक्र करते हैं, उसके बाद उसको निपटान किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होती है कि ठोस कचरे के हानिकारक प्रभाव को कम करने, ठोस कचरे को संग्रह करना, उसके बाद उसको उपचार करना, उपचार के बाद उसको पुनः चक्रण करना, और उसके बाद उसका निपटान करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हानिकारक प्रभाव को कम कर सके। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया में है कि सबसे पहले उसको हम कलेक्ट करेंगे, संग्रह करेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे, फिर अपशिष्ट, फिर उसको हम पुनः चक्र करेंगे, फिर उसको हम ले जाके जहां निपटाना होगा उसको निपटाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अब जो ठोस कचरा है, ठीक है, उसको हम बहुत रूप में वर्गीकृत करते हैं, जैसे खनन वाला कचरा, औद्योगिक कचरा, कृषि वाला कचरा, नगर पालिका का कचरा, अस्पताल का कचरा, मतलब जो जहां से रिलीज हो रहा है उसको उस कचरा का नाम। अब एक होती है आपके सिलेबस में है MSW, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आमतौर पे सारे, मतलब ये आमतौर पर आम घरेलू कचरे के साथ साथ जो भी उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितनी कार्यालय है, जितनी दुकान है, उनसे निकलने वाले, मतलब उसमें घरेलू कचरा शामिल है, किसी अगर आसपास में कोई कार्यालय है उसका कचरा शामिल है, अगर उस म्यूनिसिपलिटी में अगर कोई दुकान है उससे कोई कचरा निकल रहा है तो वो कचरा शामिल है। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत 3 तरह के कचरे आते हैं, घरेलू कचरे, कार्यालय वाले कचरे और दुकान वाले कचरे। लेकिन इसके अंतर्गत आपको औद्योगिक कचरा नहीं आता है, खतरनाक और निर्माण वाले कचरे शामिल इसमें नहीं किए जाते। इसको हाँ, शहरी अपशिष्ट कचरा जो कहते हैं, जिसके शहरी अपशिष्ट, उसके अंतर्गत सभी तरह के, एक शहर के अंदर जितने सारे कचरा है ना उसको शहरी अपशिष्ट बोलते हैं। मतलब शहर में उत्पादन होने वाला अवशिष्ट पदार्थ को शहरी अपशिष्ट बोलते हैं। जैसे चिकित्सक अपशिष्ट, अब शहर में कोई हॉस्पिटल है, अगर उससे कोई निकला है तो चिकित्सा अपशिष्ट हो गया। शहर में नगर पालिका है, नगर पालिका का कोई अपशिष्ट है तो नगर पालिका अपशिष्ट हो गया। शहर में कोई बागवानी है तो बागवानी का अपशिष्ट हो गया, शहरी अपशिष्ट। अब देखिए थोड़ा सा भारत में ठोस अपशिष्ट का कुछ एक डाटा है, इसको देख लीजिए। तो 2018 में प्रति व्यक्ति जो अपशिष्ट उत्पादन था ये लगभग इतना था। ठीक है, और भारत में यह लगभग कितना है, 0.34 किलोग्राम। एक व्यक्ति भारत में 0.34 प्रति किलोग्राम सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। तो भारत में करीब करीब एक अनुमान है कि इतना मैट्रिक टन नगर पालिका ठोस अवशिष्ट उत्पन्न की जाती है। सोचिए 1,30,000 से लेकर के 1,50,000 मैट्रिक टन, जो कि आपको कितना पड़ रहा है, 330 से 550 ग्राम प्रति शहरी निवासी। मतलब अगर शहरी निवासी को देखिएगा तो शहर के लोग जो आपको करते हैं, सोचिए एक आदमी शहर का ना करीब करीब 550 ग्राम, 330 से लेकर के 550 ग्राम तक आपको शहरी अपशिष्ट, आपको ठोस अपशिष्ट उत्पादित करते हैं।
बाकी ये सब है कि अपशिष्ट जो संग्रह क्षमता जो हमारे पास 50 से 90% तक, हम 50% से लेकर के 90% तक के हम जो अपशिष्ट को संग्रह कलेक्ट कर पाते हैं। और अपशिष्ट प्रबंधन पे जो खर्चा आती है, 1 टन अपशिष्ट पदार्थ पे करीब करीब 500 रुपए से लेकर के 1500 रुपए का खर्च आता है अपशिष्ट प्रबंधन। तो उस अपशिष्ट पदार्थ को हमको मैनेज करने में 1 टन अपशिष्ट पदार्थ को मैनेज करने में कम से कम 500 से 1500 रुपए का खर्चा आती है। भारत ठोस अपशिष्ट की विशेषताएं क्या है, इसमें कैसे करो, तो जो भारत में जो ठोस अपशिष्ट जनरेट की जाती है, इसमें करीब करीब आधी 30 ले लेकर के 55% क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। उसके बाद अक्रिय पदार्थ 40 से 55% होते हैं, और पुनः प्रयोग पदार्थ मतलब पुनः यूज करने वाले पदार्थ 5 से 15% होते हैं। और ये जो कचरे की संरचना है ना, को किस टाइप का कचरा कहाँ पे उत्पन्न होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, वो शहर का आकार कैसा है, उस जिस एरिया में आप कचरा के आप काउंट कर रहे हैं, वो कचरा उस एरिया का मौसम कैसा है, उस एरिया के लोगों की इनकम क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की कचरा किस टाइप का। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाने आता है कि ठोस अपशिष्ट को प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, हाउ वी कैन मैनेज सॉलिड वेस्ट। यही क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आती है कि हाउ वी कैन मैनेज सॉलिड वेस्ट, हम ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो ये इसका एक स्टेप होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम अपशिष्ट कलेक्शन करें। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना होगा, वैसे नहीं कि पहला को दूसरा, दूसरा को पहला जगह पे, ऐसा नहीं लिखिएगा। पहली प्रक्रिया क्या है सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की, अपशिष्ट कलेक्शन, मतलब जो घर घर जो कचरा जहाँ जनरेट होता है उस कचरा को कलेक्ट कर। और ये सबसे महत्वपूर्ण कदम, क्योंकि अगर कलेक्शन हो गया ना तो फिर तो मैनेज आपको आसान है। ठीक है, 2 ही स्टेप इंपॉर्टेंट होती है, कलेक्शन और पृथकीकरण। इसीलिए देखिएगा नगर पालिका की गाड़ी सबके दरवाजा पर आती है, ठीक है, आवाज बजाती है, सीटी बजाती है, कहीं कहीं पे गाना बजाती है। इससे होता है कि लोग उस कचरा को एक जगह कलेक्ट करवा देते हैं। तो अपशिष्ट कलेक्शन का मतलब घर घर जाकर के कचरा कलेक्शन। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कचरे का पृथकीकरण। मतलब कचरा आपने कलेक्ट तो कर लिया, अभी इस कचरा को अलग अलग करना है। अगर ये कचरा अलग अलग हो गया ना तो फिर तो मान के चलिए कि 60 to 70 80% आपका काम हो गया, उसके बाद कोई बड़ी काम रहती नहीं। यही 2 काम बड़ी चीजें होती है कि कचरा को कलेक्ट करना, और एक होती है कचरा को अलग अलग करना, सेग्रीगेशन करना। ठीक। तो देखिए भारत की स्थिति क्या है कि लगभग 40% कचरा तो हम एकत्र ही नहीं कर पाते हैं, केवल 60% कचरा को हम एकत्र करते हैं। 40% तो हम ऐसे ही लोग फेंक देते हैं, कोई बालकोनी से फेंकता है, कोई अपना खिड़की से फेंकता है, कोई अपना छत से फेंकता है। ठीक है, कोई 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 कुछ दूर जा करके फेंकता है। तो ये दिक्कत है, 40% कचरा हम एकत्र और नहीं कर पाते। अब देखिए ये जो पृथकीकरण की जो प्रोसेस है, तो सेग्रीगेशन जो अलग अलग करने की प्रोसेस, ये भी एक स्टेप बाय स्टेप है। आप सपोज कीजिए कि हमने 100 टाइप्स के 100 टाइप्स का हमने वेस्ट कलेक्ट, 100 को वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम सेग्रीगेट करने की प्रोसेस क्या करते हैं, हम इस 100 में से देखेंगे कि कितने बायोडिग्रेडेबल हैं और कितने नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कौन है जो अपने से सड़ जाए और कौन है जो अपने से नहीं सड़। सपोज कीजिए कि इसमें से 30 जो है सड़ने वाला होगा, 30 क्या होगा, सड़ने वाला होगा। ठीक है, और बाकी जो 70 है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो डिकम्पोज नहीं करेगा, अपघटक उसका अपघटन नहीं होता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो अब ये जो सड़ने वाला है ना, इसका एक अलग प्रक्रिया है, इसको हम कैसे इसको मैनेज करें। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का अलग प्रक्रिया, इसीलिए हमने अलग कर लिया। अब दोनों को एक जगह रखिएगा तो वैसे मैनेज नहीं हो पाएगा, दोनों को पहले अलग अलग करिए। हमने अलग अलग कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है, अब इसमें से हम देखेंगे कि पुनः प्रयोग और गैर पुनर्प्रयोग, मतलब कौन से इसमें से है ना जो कि हम दोबारा उपयोग कर सकते। ठीक है, अब सपोज कीजिए इसमें से हमने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, तो कचरा वाला देखिएगा ना इसमें से छांटते रहता है और उसको ले जाकर बेच देता है। देखिए मतलब जो भी रिसाइकिल होने वाले सामान होते हैं वो बिक जाते हैं।
तो इसमें से सपोज कीजिए कि आपको मान के चलिए कि 30 जो होंगे वो रिसाइकिल होने वाले, ठीक है, ये आपको क्या होंगे, पुनः प्रयोग हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका एक अलग मैनेजमेंट करने का तरीका है। तो जो रिमेनिंग 40 बचा, ठीक है, ये जो गैर पूर्ण, अब इसमें से देखेंगे, ठीक है, ये 40 में से कौन खतरनाक है और कौन गैर खतरनाक। तो अब ये जो 40 को बचा, इसमें से हम देखेंगे, तो सपोज कीजिए हमने देखा कि इसमें से जो 10 हैं वो वेरी डेंजरस है और 30 है जो खतरनाक नहीं, ठीक है? तो अब हमको सबसे ज्यादा टेंशन केवल इस 10, क्योंकि ये खतरनाक वाला है। अब देखिए अगर इसको हम सेग्रीगेट नहीं किए रहते तो इस 10 के चलते ये सब भी जो वेस्ट है ना, ये पूरा डेंजरस हो जाता है। अब हमने सेग्रीगेट कर दिया तो अब हमको खतरा, और सपोज कीजिए कोई पॉइजन है, कोई पॉइजन होगा, कोई हेवी मेटल होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये 10 अगर एक के साथ रहता है ना, तो ये पूरा 100 को खराब कर देता। हमने अब सब कुछ सेग्रीगेट कर दिया, तो अब हमारे लिए मैनेज करना बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या होती है, अवशिष्ट परिवहन। मतलब अब अगर ये सड़ने वाला है, इसका अलग जगह हम ले जाकर उसको मैनेज करें। हो सकता है कि इससे हम खाद बना लें, या इससे हम कोई मीथेन गैस जनरेट कर लें। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे खाद बनाने वाली इकाई है वहां पे हम क्या करेंगे, इसको परिवहन करके लेके जाएंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे खाद बनाने वाली इकाई है, तो वहां पे सड़ने वाले सारे कचरे को हम लेके चले गए। अब वहां पे खाद बनाने वाली इकाई है, वहाँ खाद बन जाएगा, तो ये कचरा मैनेज हो गया। अगर ये जो 10 यहाँ पे जो डेंजरस वाले हैं, अगर ये 10 को हम नहीं सेग्रीगेट किए रहते, अगर इसको सबको यहाँ लेके चलेंगे, तो ये हानिकारक खाद बन जाता ना। तो इसीलिए हमने सेग्रीगेट कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सेग्रीगेशन। तो हमने परिवहन करके वहां लेके चला, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि जो पुनः उपयोग आने वाला, मतलब उसे सपोज कीजिए कि प्लास्टिक का बाल्टी है, टूट गया, तो इसका एक अलग इंडस्ट्री होती है जहाँ पे उसको लेके जाइए, प्लास्टिक को फिर से मेल्ट कर दिया जाएगा और उसको दोबारा अगेन प्लास्टिक का बाल्टी बना। तो उसका जो भी वहाँ पे इंडस्ट्री होगा उसको वहाँ पे लेके चले जाइए। वहाँ पे जो भी टूटी फूटी प्लास्टिक है उसको लेके जाइए। जो लोहा वाला है, जो लोहा है, तो लोहा के इंडस्ट्री में लेके चले जाइए, आयरन इंडस्ट्री में। उस लोहा को गला करके दोबारा कोई हम आर्टिकल बना लेंगे उससे, क्योंकि पुनः उपयोग होगा। तो कचरे हम उसको वहां से परिवहन करते हैं। ठीक इसी तरह से जो भी वेस्ट है वो जहां जहां उसका उपयोग होने वाला वहां पे हम उसको परिवहन करके लेंगे। अब वहां ले जाने के बाद हम क्या करेंगे कि कचरा का प्रसंस्करण करते हैं, ठीक है। मतलब इसको संशोधित किया जाए। सपोज कीजिए कि सड़ने वाले कचरा, ठीक है, तो इसको हम लेके जाएंगे और इससे बिजली उत्पादन करेंगे, या इससे जो भी बनने वाला है उसको हम करेंगे, ठीक है। अब ये जो डेंजरस वाला है इसको है, ठीक है, या जो बाधित होने वाला, पर इसको प्रसंस्करण में हम क्या करेंगे, पहले सपोज कीजिए कि उस बाल्टी में मिट्टी उट्टी लगा है, कचरा उचरा है, तो उसको हम साफ करेंगे ना। इसी को हम बोलते हैं कचरे का प्रसंस्करण। मतलब उसको पहले संशोधित कर लेंगे जितना ज्यादा करेक्शन हो सके, ठीक है, और उसके बाद हम उसे हम बनाएंगे। जो भी बनाना होगा, मिट्टी उट्टी है सब हटा लेंगे, जो भी कचरा उसमें है थोड़ा सा प्रसंस्करण कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका चौथा स्टेप प्रोसेस का। पांचवा जो ऑप्शन होती है निपटान। मतलब अब उसको जो निपटान, निपटान का मतलब हो गया जैसे अब सपोज कीजिए कि ये जो हमारी जो सड़ने वाली कचरा है इसको हम इंडस्ट्री में लेके गए, हम यहाँ पर क्या बना लिए, खाद बना लिया। हमने खाद बना लिया या हमने मीथेन गैस बना लिया। हमने क्या किया, मीथेन गैस बना लिया, ठीक है। अब जो मीथेन गैस निपटाने ना हुआ, हमने सड़ने वाले कचरे को निपटा दिया। हमने उससे क्या कर दिया, हमने उसे फर्टिलाइजर बना दिया, खाद बना लिया, ठीक है। अब जैसे गांव में देखिए गोबर गैस संयंत्र होता है। अब गोबर गैस संयंत्र, अब जो गोबर है, क्या गोबर क्या है, सड़ने वाला कचरा है, ठीक है। ये सॉलिड वेस्ट है, सड़ने वाला है। अब इसको हम गोबर गैस में डाल दिए। अब वहां से 2 दिन 3 दिन में क्या होगा, उस गोबर से गोबर गैस बन गया, और उससे हमने बिजली चला लिया, उससे हमने खाना बना लिया। तो इसका हम निपटान कर दिए गोबर को ना। तो ये गोबर गैस सेंटर से कितना ज्यादा केजी गोबर का उपयोग हो जाता है, निपटा दिया उसको। तो जैसे हमने अगर वो खाद बनाने वाला हो तो हमने खाद बना दिया, ठीक है। एक होता है भस्मीकरण। भस्मीकरण को तो ऐसे बोलते हैं, अब सपोज डेंजरस है, ठीक है, डेंजरस है, ठीक है, या सपोज कीजिए कि वो खतरनाक नहीं है, अब इसको हमको जलाना है। हम जलाने के लिए हम क्या करते हैं ना, भस्मीकरण करते हैं। भस्मीकरण हम करते हैं, इससे हम क्या करते हैं ना कि हाई टेम्परेचर पे कचरा को जला देते हैं।
जब हाई टेम्परेचर पर कचरा को एक ही बार में जला दीजिए तो उससे पॉल्यूशन जनरेट नहीं हो पाएगा, बहुत कम लो अमाउंट में पॉल्यूशन जनरेट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं उच्च तापमान कचरे को जलाना, भस्मीकरण प्रक्रिया। हाई टेम्परेचर पर जला देते हैं, उससे बहुत कम पॉल्यूशन ना होता है। एक होती है डंपिंग प्रक्रिया। अब सपोज कीजिए कुछ अब उससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करें, कहीं पे खाली जगह होगा जहाँ भरना होगा, उसमें ले जाकर के मिट्टी को भर देंगे। कोई गड्ढा वड्ढा अगर कहीं पे है, उस गड्ढा में सपोज कीजिए कि जो गैर खतरनाक है, इसको आसानी से हम उसको डंपिंग कर देंगे कहीं पर ले जाके। अब सपोज कीजिए किसी को घर बनाना है, वहाँ पे खाली जमीन में पूरा गड्ढा है, ठीक है, तो इस गड्ढा में इस कचरा को ले जाकर डाल दीजिए। ठीक है, जो आपको गैर खतरनाक वाला कचरा आपने सेग्रीगेट करके रखा है, इसको परिवहन के थ्रू ले जाके यहाँ डंपिंग कर दिए, तो कचरा का निपटान। तो ये भी आपको दो तरह से हो जाती है, एक नियंत्रित की जाती है, एक अनियंत्रित की जाती है। अब नियंत्रित जैसे सपोज कीजिए खतरनाक कचरा है, ये जो 10 जो खतरनाक था, अगर इसको हमको डंपिंग करना, उसके लिए हमको नियंत्रित डंपिंग करना। नियंत्रित डंपिंग का मतलब होता है पहले हम गड्ढा बनाएंगे, अब ये गड्ढा को कंक्रीट वाल करते हैं, कंक्रीट वाल किया जाता है, और इसको ऊपर से भी कंक्रीट से डालते हैं, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, खतरनाक कचरा को डालेंगे। ठीक है, अब कचरा को डाल दिया, बेचारा ये यही कंक्रीट का वाल है, दोनों तरफ से चारों तरफ से कंक्रीट वाल है, ये कुछ हानि नहीं करेगा, ना ही ये टिकम ये सॉइल को पोल्यूशन करेगा, ना ही ये ग्राउंड वाटर जाकर पोल्यूट करेगा, क्योंकि हम इतना मोटा आपको हमने वहां पर कंक्रीट का वाल बना, ये नियंत्रित आपको। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं ठोस कचरे की रिकवरी हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिकवरी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, इको ब्रिक्स बना लेते हैं। इको ब्रिक्स का मतलब होता है, सपोज कीजिए आपने पेप्सी का पानी पिया, पेप्सी आपने पिया, तो पेप्सी का बोतल आप क्या करते हैं, ठीक है, इसको फेंक देते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको उपयोग भी कर लेता है। अब आप क्या कीजिए कि आपने पेप्सी का बोतल आपने पी लिया, आपके पास एक खाली बोतल है, अब इस खाली बोतल में क्या कीजिए, जो आप सिंगल यूज प्लास्टिक जो सब्जी लेके आते हैं, उसको इसमें ना भर फिल कर। अब एक प्लास्टिक अगर 1 लीटर का प्लास्टिक है, 1 लीटर का अगर पेप्सी पेप्सी का बोतल है, उसमें आपको विश्वास नहीं होगा, एक महीने का, पूरे महीने में जो आप सब्जी खरीदते होंगे ना, वो सारा सिंगल यूज प्लास्टिक इसमें आप उसको भर सकते, फिल कर सकते। अब सपोज कीजिए कि इसको आपके पास इस तरह से पूरा कॉलोनी में अगर सब लोग करने लगे, तो इस तरह का अगर 100-200 अगर प्लास्टिक का बोतल तैयार हो गया, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लाइन से सरिया करके कहीं कहीं पे हम बेंच डेस्क कुछ भी बना सकते हैं। ये रिकवरी हो गया ना, इको ब्रिक्स बना लिया हमने, इसका उपयोग कर लिया। ठीक है, हम इसे कंपोस्ट बना सकते हैं, रिफ्यूल ड्राइव फ्यूल उपयोग कर सकते हैं, पेलेटाइजेशन कर सकते हैं, लैंड फिल गैस उत्पादित कर सकते हैं, अपशिष्ट ऊर्जा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत सारे इसका कचरा का आपको वे होती है। चलिए, होपफुली आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। एक आपके सिलेबस में 5R प्रिंसिपल। ठीक है, 5R प्रिंसिपल मतलब हो गया कि जो कचरा जो उत्पादित करते हैं, कचरा उत्पादित करने वाले जो हम लोग खुद हैं, हम लोग अपने स्तर पे इंडिविजुअल लेवल पे कचरा को कैसे प्रबंधन करें, ये जो हमने बताया ये लार्ज स्केल पर प्रबंधन, इंडिविजुअली लेवल पे हम क्या करेंगे, ये 5R प्रिंसिपल। तो जितने लोग ईवीएस के हैं, आप ईवीएस अगर पढ़े हैं, तो आपको 5R प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। 5R प्रिंसिपल क्या कहता है, पहला आर क्या कहता है, रिड्यूस, मतलब खपत में कमी कीजिए। मतलब क्या हो गया, अननेसेसरी के समय ना, अब आपके पास ऑलरेडी पानी है, तो जबरदस्ती के शो ऑफ करने के लिए पेप्सी खरीद के मत पीजिए, क्योंकि पेप्सी खरीद के पीजिएगा तो पेप्सी का एक फालतू से बोतल वेस्ट हो जाए। तो अननेसेसरी, अब आपके पास घर में पानी है, तो लोग, बहुत लोग होते हैं ना, पानी खरीद के पीते हैं, ठीक है, तो वो भी प्लास्टिक का बोतल है, वो भी आपको कचरा हो जाता है। तो जितना ज्यादा हो सके कि कचरे की खपत को कम, तो यूज ही कम। देखिए, अननेसेसरी के पैसा मत दिखाइए ना, कि अब हर एक, अब घर में सपोज कीजिए कि 6 सदस्य है, 6 सदस्य हैं, तो 6 को अपना अपना बाल्टी नहीं होनी चाहिए, एक ही बाल्टी से 6 लोग स्नान कर लो। देखिए, अब ऐसा ऐसा दिल्ली के लोग हैं, 6 लोग हैं तो 6 वो गाड़ी रखते हैं, इतने अमीर लोग हैं। ठीक है, 6 लोग हैं घर में तो 6 वो गाड़ी रखते हैं, तो ऐसा नहीं, तो कचरे को कम खपत। ठीक है, या दूसरा आर का मतलब क्या है, रीयूज कीजिए, मतलब आप जितना ज्यादा हो सके ना, कचरा को पुनः उपयोग करने की आदत।
ऐसा शो ऑफ मत कीजिए कि हम एक बार में एक ही बार उपयोग करते हैं, उसको पुनः उपयोग कीजिए। हाँ, हालांकि इसमें अपना हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। वैसे चीजें का पुनः उपयोग मत कीजिए जो नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप पानी का बोतल आप खरीदे हैं तो इस पानी का बोतल में दोबारा पानी भर करके मत, क्योंकि ये सिंगल यूज आता है। ठीक है, उसको पानी पी के क्रश करके उसको फेंक दें, ये हो गया पुनः उपयोग। एक होती है रिसाइकिल। ठीक है, रिसाइकिल करना मतलब अगर बाल्टी टूट गया है ना तो उसको बाल्टी को कचरा में मत फेंकिए। ठीक है, आप उस बाल्टी को कहीं अपने कोने में रख दीजिए। आपके यहाँ कोई भी जब कचरा खड़े वो वाला आता है ना, जो कबाड़ी वाला आता है, उसको उस बाल्टी को आपको 1 रुपया देगा उस बाल्टी के। आप उसके लिए ना 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप उसको कहीं पर रख दीजिए और जैसे ही उसको दे दीजिए, आपको 1 रुपया देगा ना। तो 1 रुपया मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि अगर वो प्लास्टिक का बाल्टी वो ले लिया ना तो वो आपको फेंकेगा नहीं। वो ले जाके कहीं ना कहीं वो ले जाकर के वैसी इंडस्ट्री में उसको बेच देगा जहां पे उसको दोबारा मेल्ट करके प्लास्टिक बनाया जा सके, प्लास्टिक के बाल्टी पर। तो अगर आपके यहाँ प्लास्टिक की कोई कोई भी वस्तु अगर टूटती है ना तो उसको फेंकिए मत, उसको एक जगह किसी कोने में रख दीजिए। जैसे ही 2 दिन बाद आए, आपको पैसा भी नहीं दे रहा है ना, ठीक है, तो उसको आप उसको दे दीजिए, भाई ले जाओ, तुम इसको फेंकना मत, तुम अपने को भी करना। मान लीजिए छोटा ही सा है, ठीक है, आपको हो सकता है कोई 1 रुपया वो नहीं दे पाए, तो उसको बोलिए कि ले जाओ, ऐसे ही लेके चले जाओ। तो रिसाइकिल आप करके पुनः चक्र कर। एक होती है रिकवर, पुनः प्राप्त। जैसे इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी टेक्निक आती है। अब जैसे मैं देख रहा था पेपर, पेपर पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, पेपर को वेस्ट कर देते हैं, कचरा में फेंक देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये भी एक प्रक्रिया है। ठीक है, आप उसको ये भी पेपर वाला लेके जाता है, उसको दोबारा उसको कर सकते हैं, लेकिन इस पेपर से अगर कोई दूसरा कुछ बन सकता है तो आप उसको बना दीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि मिल्क, सबके यहाँ दूध, मतलब सबके यहाँ तो नहीं लेकिन मैक्सिमम के यहाँ मिल्क, जो दिल्ली वाले लोग होंगे, शहर वाले, वो क्या करते हैं, पैकेट दूध खरीदते हैं। अब पैकेट दूध खरीदते हैं तो दूध का पैकेट क्या है, बेकार हो जाता है। तो आप दूध का पैकेट को स्टोर करके रखिए, उसको धो धा के रखिए। इससे बहुत तरह का ना खिलौना बन जाता है। आप खिलौना बना के अपने घर में टांग दीजिए, कुछ ही दिन के लिए उपयोग हुआ ना, तो आप ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। सबसे लास्ट सबसे बेस्ट उपाय होती है रिफ्यूज करना। रिफ्यूज मतलब मना कर, ठीक? मतलब रिफ्यूज का मतलब होगा कि जो भी आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर तरीका है उस तरीका से उसको रिफ्यूज कर दीजिए। उसको आप जैसे उसको लैंड फिल में ले जाकर डालना है तो डैम साइड में डाल दीजिए, ऐसे कहीं कचरा में मत फेंक दीजिए। ठीक है, या ना, ये सब चीजें आप 5 वे जो होती है, ठीक है, ये 5 वे 5 जो होती है आपको अपनी लाइफ। आपके सिलेबस में भोपाल गैस ट्रेजेडी है, इसमें कुछ है नहीं। भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखिए क्या है, 19, ये भोपाल आपको एक मध्य प्रदेश में एक शहर का नाम है। मैं बस 2 मिनट में आपकी क्लास खत्म कर रहा हूँ। 1969 में वहाँ पे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी लगाई गई थी मध्य प्रदेश में। उसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ईपीआई है। ठीक है, यहाँ पर होती क्या थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग किया जाता था और इस मिथाइल आइसोसाइनाइड के उपयोग करके कार्बोरिल एक कीटनाशक बनाते थे जिसका मार्केट नेम क्या था, सेब। मतलब वो वहां पे कीटनाशक बनाई जाती थी जिसका नाम था सेब। उसका केमिकल नेम था कार्बोरिल। कार्बोरिल, वो बनती किसी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड से। ठीक है? ये सारा सारा ने मैन मेड है। ठीक है, ठीक है, ये मानव द्वारा किया गया, इतनी बेवकूफी वाला काम है। एक तो ये पहले ये लगनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, इतना ज्यादा बेवकूफी वाली सरकार यहाँ पे काम की थी कि आप सोच नहीं सकते। और ये देखिए हुआ क्या, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, जैसे आपके यहाँ सिलेंडर रखा जाता है ना, आपके यहाँ जो गैस की सिलेंडर आती है उसमें 14.6 kg गैस होती है, 14.6 किलो गैस। तो वैसे ही जो ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, इसको कंपनी में ना ऐसे ही एक चेम्बर में रखा जाता है। एक ऐसे ही आपको एक मतलब चेम्बर होती है एक गैस की, मतलब गैस की मतलब जैसे गैस का सिलेंडर होता है वैसे ही सिलेंडर की एक चेम्बर होती है, उसी में गैस को रखा जाता है। अब इंडिया है, इंडिया के लोग को ठूस ठूस को रखने की आदत है। अब सपोज कीजिए कि इसमें 14.6 kg का कैपेसिटी है, अब जबरदस्ती कि इसमें 16 kg भर दीजिए, ब्लास्ट तो करेगा ना। अब उसका कैपेसिटी है 14.6 kg, अब जबरदस्ती कि अपना टेक्निक लगा रहे हैं और उसमें जबरदस्ती के कह रहे हैं कि जब 16 kg हट जाएगा तो 16 kg भर गया। तो साइंटिस्ट सोच समझ के ना 14.6 kg का मोहर मारा है। तो यहाँ पर भी वही हुआ।
अब इसमें जितनी कैपेसिटी था उस कैपेसिटी से ज्यादा इसमें हमने मिथाइल आइसोसाइनाइड भर दिया, भर तो दिया, ठीक है। सेकंड काम देखिए, आप देखिए इस कंपनी के बगल में लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल इलाका है। अब कभी इस रेसिडेंशियल इलाका के हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं बनाया, बताया गया था कि अगर इन एनी केस दुर्घटना हो जाए तो आप अपने आप को बचाव कैसे कीजिए। देखिए भारत सरकार कितनी मूर्खता वाली काम करती है। आपके बगल में इतना खतरनाक केमिकल उत्पादित हो रही है और आपके बगल के लोगों को अवेयरनेस नहीं किया जा रहा है कि सब भगवान भरोसे हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं ना कि भगवान कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई जब आपके बगल में जब लगा हुआ है तो आपको लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए थी, ठीक है, कि अगर इन एनी केस एक्सीडेंट हो तो आप कैसे बचिए। किसी को कुछ बताया ही नहीं गया, ठीक है। अच्छा ये तो छोड़िए, ये तो चलिए, एक तो हालांकि ये भी बहुत बड़ी बात है, बतानी चाहिए थी सरकार को, ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं बताया, ना ही वहाँ के इंजीनियर बताए। अब लोग बोलते हैं कि ये सरकार का काम थोड़े इंजीनियर का काम है, तो मैं तो कहता हूँ कि इंजीनियर को अपॉइंट किसने किया, सरकारें ने किया है। तो कौन बेवकूफ सरकार था जिसने वैसा इंजीनियर अपॉइंट किया जो बताया नहीं। आपने कभी उस इंजीनियर से आपको पूछने का हिम्मत नहीं हुआ कि आपने कभी आपने अवेयरनेस किया कि नहीं किया। तो ये सरकार ही सारा कुछ बेवकूफ़ी वाला काम करती है। तो ऑफिसर को आप अपॉइंट आप कर रहे हैं तो आपका काम है रेगुलेट करना, नियम कानून आप बनाए हैं तो आपका काम है रेगुलेट करना। तो देखिए हुआ क्या था, 2 दिसंबर की रात हुआ क्या कि ये गैस लीक हुआ क्या कि अब यहाँ पे ना एक पानी की पाइप इसके चारों तरफ थी। अब इस पानी के पाइप ना पुराना जंग पाइप लगा हुआ था, यहाँ तो यही प्रॉब्लम है ना, एक बार पाइप लग गया तो लग गया, जंग लग गया तो लोग कपड़ा बांध देते हैं, कुछ कुछ लगा करके काम चलाते हैं। तो यही यहाँ पे होती थी, पाइप फटा हुआ था और उसको जैसे का तैसे लोग चला रहा था। अब हुआ क्या कि यही जो है ये लीक करे, हालांकि उसके पहले 10 बजे रात में, करीब करीब 9-10 बजे रात में जो वहाँ के वर्कर थे उन्होंने जा करके, जो वहाँ का इंजीनियर था उस इंजीनियर को उसने जा करके वर्कर बोला कि हमको स्मेल आया है कि गैस लीक कर रहा है। अब इंजीनियर पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंजीनियर पढ़ा लिखा होता है ना, तो वर्कर को समझते हैं कि इंजीनियर, अगर इंजीनियर कैसे वर्कर को ट्रीट करता होगा। इंजीनियर भी बड़ा बड़ा बड़े जगह से पढ़ के आया होगा, ठीक है, बड़े घर का होगा। उसने वर्कर को बोला अच्छा ठीक है तुम जाओ हम देखेंगे। अगर वो 10 बजे रात में आकर चेक कर लिया रहता तो इतने लोग नहीं मरे रहते। वो बेवकूफ इंजीनियर वर्कर का, इसीलिए देखिए कभी कभी दिखाया जाता है, बहुत सारे मूवी में दिखाया है कि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, जो वहां पे काम कर रहा है वो उसको ज्यादा नॉलेज होगी उस मशीन के बारे में, ठीक है। आप इंजीनियर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। जो डेली उस मशीन को चला रहा है, अलग बात है कि वो अनपढ़ हो, लेकिन उसको ज्यादा नॉलेज। तो उसने जा करके 10 बजे ही इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसका ये बात सुना नहीं इंजीनियर ने। बेवकूफ इंजीनियर होगा, पैसा देकर बहाली किया होगा, ठीक है, तो उसको क्या मालूम। आए ठंडा का रात था, 2 दिसंबर, रजाई ओढ़ के सोया होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, 10:30 बजे के आसपास देखिए शिकायत की, ठीक है। 10 बजे उसने शिकायत की, जो भी सुपरवाइजर इंजीनियर था उसने बोला कि चलो ठीक है जब चाय का समय आएगा ना तब हम जाके चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये भी बहाना बनती है ना कि ठीक है चाय के टाइम में हम देखेंगे। अभी नहीं देखेगा, रजाई ओढ़ के सोया होगा, ठीक है, लेकिन चाय के समय जाकर देखेगा। अब चाय के समय उसने देखा नहीं, ठीक है। अच्छा वहां पे ना एक इंस्ट्रूमेंट लगाई जाती है कि अगर गैस लीक करे ना तो बजने लगे। अच्छा वो बहुत दिन से खराब चल रहा है, अलार्म बहुत दिन से खराब था, इंजीनियर को फुर्सत ही नहीं मिला उस इंजीनियर क्या, इसमें गवर्नमेंट की भी दोषी। इंजीनियर ने अगर लेटर भी भेजा होगा ना तो गवर्नमेंट सोचती है चलो ऐसे ही चल रहा है तो चल रहा है। आज भी हालात यही है, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देखिए बहुत सारी चीजें काम नहीं कर रही है और हॉस्पिटल चल रहा है। अब जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन को नेताजी आके बोल देंगे हम इंक्वायरी बैठा है। अरे बेवकूफ, तुमको पहले से नहीं समझ में आ रहा है कि तुम जा करके देखो, जब लोग मरते हैं तब तुमको समझ में आता है कि इंक्वायरी बैठाएंगे। कोई जाकर चेक नहीं करता है ना कि किसी हॉस्पिटल में कोई सपोज कीजिए कि फायर वाली जो पाइप है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। कोई आपको कोई वहां पे अलार्म वॉच लगा है तो अलार्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई किसी को देखने वाला नहीं, ठीक है। जब कोई एक्सीडेंट होता है तब जाके एक नेताजी आएंगे बोलेंगे कि हम इंक्वायरी बैठाएंगे। ये सब बेवकूफी वाला काम होता है। तो ये जो उपकरण था जो बजने वाला वो भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो पाइप फटा था
ये धीरे धीरे जो मिथाइल आइसोसाइनाइड रखा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसमें जाकर के मिल गया। और मिथाइल आइसोसाइनाइड जब वाटर से मिलता है ना, तो भयंकर विस्फोट होती है, ठीक है। और ये आफ्टर द रिएक्शन फॉसिन गैस बनती है, HCN गैस बनता है, जो कि डेडली पॉइजनस होता है, ठीक है। अब सोचिए उस संयंत्र में 40 टन, 40 टन आपको गैस भरी हुई थी MI से। अब 40 टन गैस आपको मामूली गैस नहीं होती, 40 टन है, 40 kg नहीं है। सिलेंडर में तो 14 kg गैस होता है, वो फटता है तो देखें कितना भयंकर आपको आवाज होती है। सोचिए जरा, किसी सिलेंडर, किसी के यहाँ अगर सिलेंडर फटता है तो देखिए कितने लोग मर जाते हैं, 1-2 लोग मर जाते हैं, जिसमें 14 kg गैस होती है। यहाँ तो 40 टन गैस थी। सोचिए जब फटा होगा तो कैसा भयंकर हुआ होगा, ठीक है। और ये कितनी सारा का सारा ना, ये बेवकूफी थी सरकार में, कोई इंजीनियर का गलत नहीं। आज भी यही है, आज भी सरकार हमारी वैसी ही चल रही, कोई सरकार सुधरी नहीं। तो 40 टन आपको अब जब ये दोनों मिला, एशियन गैस, भयंकर विस्फोट, इतना विस्फोट हुआ कि 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में गैस फैला था, ठीक है। 51,000 लोग तो उसी समय मरे, 5 लाख लोग प्रभावित। आज भी इनके जो वंशज है ना कोई उन्हें फिजिकली हैंडिकैप पैदा हो जाता है। आज भी इनके जनरेशन बेचारा उससे अछूता नहीं है। और ये किसके चलते सफर कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सरकार के चलते, और जो पैसा दे के इंजीनियर आया है उसके चलते 51,000 लोगों को मरना। अच्छा, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है, आज तक इंक्वायरी ही हो रहा है 1983 की, 84 की इंक्वायरी हो गई। उससे बड़ी दुर्भाग्य, जो इसका मालिक था, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि इसका मालिक भारत छोड़कर नहीं जाएगा। अब हमारे प्रधानमंत्री उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने इसलिए गए थे कि प्रधानमंत्री हैं तो उनको कुछ गिरफ्तार नहीं कर। आज भी यही हो रहा है ना, बहुत लोग घोटाला करके फॉरेन भाग जाते हैं। अब सब सरकार लगी ना कि हमने घोटाला हमारे टाइम, अरे तो तुम्हारे टाइम में जब भागा कैसे यहाँ से? अभी यहाँ से वो अमेरिका चला गया इसका मालिक, अब अमेरिका में अमेरिका का रूल चलता है ना। अब वो ऐसा है कि मालिक मर गया, उसको सजा नहीं। सोचिए, ये तो हमारे यहाँ का कानून। सबसे बड़ी दुर्भाग्य, एक एक कंपनी होती है, LIC कराई जाती है, ठीक है। अगर कुछ एक्सीडेंट हो तो इतने पैसा दिया जाएगा, आपको विश्वास नहीं होगा जितना ये कंपनी ने, जितना इंडिया गवर्नमेंट के पास जितनी LIC की पैसा रखी थी ना, उसका 50% पैसा भी ना ये मरे हुए लोगों को नहीं। इंक्वायरी हो रहा है कि कौन मरा कौन नहीं मरा। सोचिए कितनी बड़ी हमारे यहाँ प्रॉब्लम। और आज भी ऐसा नहीं कि आज की सरकार सुधर गई, आज भी वही सिस्टम चल रहा है। आज भी ना, अभी दिल्ली में किसी फैक्ट्री में ना अभी आग लगा था। अब दिल्ली में फैक्ट्री है, अब तुम्हारे यहाँ का फैक्ट्री है, तुम यहाँ के DM हो, तुम यहाँ के नेता हो, तुमको जा करके इस फैक्ट्री को नहीं देखनी है उस फैक्ट्री में अच्छा से वायरिंग किया गया है कि नहीं किया? तुम्हारे यहाँ प्रोटोकॉल है ना, तुम्हारे यहाँ पावर है देखने के लिए, लेकिन कभी नहीं जाओ। आज एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मरे हैं, अभी तक से इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होते रहेगी। अच्छा, उसके बाद भी दिल्ली के सारे फैक्ट्रिया में कोई विजिट करने नहीं गया कि वहाँ की वायरिंग कैसे सिस्टम, वहाँ पे कोई फायर अलार्म है कि नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई फायर हो जाएगा तो वहाँ पे आग बुझाने वाला संयंत्र लगा है कि नहीं लगा। जिंदगी अपनी है, इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। सब जगह सरकार बोर्ड लगा के रखी हुई है, ठीक है। यही है भोपाल गैस ट्रेजेडी। 51,000 लोग मर गए, उनको बेचारे को LIC का पैसा तक नहीं मिला। मरे तो छोड़िए, 5 लाख लोग अभी भी प्रभावित हैं, अभी भी उनके जनरेशन प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी। अगर कल ऑफिसर बनता है तो इस तरह की ट्रेजेडी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, आपका पर्यावरण प्रदूषण आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। ओके बाय। पुलिस सबको थोड़ा सा लेट हो गया, समय नहीं देगा। चलिए ओके, थैंक यू।
ठीक है सर, मीटिंग इन कर दीजिए। वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वॉइस तो आनी चाहिए, कैसे? व्हाट्सएप ग्रुप बाबू बना नहीं है तो मैं कैसे भेजूँ? व्हाट्सएप ग्रुप की क्या जरूरत है, आप इसी पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। एक तो एनोनिमस नाम है, ऊपर से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ही चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप क्यों? व्हाट्सएप ग्रुप, ओके ठीक है, मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है। ठीक है सर, हेलो, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल, बाय, टेक केयर। क्लास ऑफ होने के बाद एक बार सिलेबस बता दें हम तो बाबू, अगर तुम हो तो सिलेबस देख लो, अगर पता नहीं तुम। देखो ये हमारे सिलेबस है। कॉलेज सिलेबस इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडी है। आपको ये टॉपिक पढ़नी है, मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ना है आप। के बाद आपको इकोसिस्टम, एनोड थ्रेड्स एंड कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही टॉपिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सिलेबस अभी लास्ट क्लास नहीं है, अभी बहुत क्लास है। ग्रुप बनाया नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑफलाइन क्लासेस में, क्लासेस में एमएसटी को जैव नियमीकरण और अजैव नियमीकरण के बारे में कुछ बता दीजिए। जैव नियमीकरण वो चीज होती है ना कि कोई अवशिष्ट पदार्थ है, अगर वो अवशिष्ट पदार्थ अगर उसको ऐसे खुला इन्वायरमेंट में छोड़, अगर वो अपने आप जो भी वहाँ के डिकम्पोजर जो होंगे, माइक्रोब जो, वो उसको अगर डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, वो मटेरियल जो डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज हो, जो वहाँ के अपघटक है, उस अपघटक के द्वारा अगर वो खुद अपघटित हो जाए, सड़ गल के खत्म हो जाए, जैसे आपके घर के सब्जी का छिलका हो गया, सब्जी के छिलका को आप खेत में ले जाकर फेंक दीजिए, वो 10 से 15 दिनों में ना वो खत्म हो जाता है, सड़ गल के खत्म हो जाता है। सड़ा गला कैसे? वहाँ का डिकम्पोजर उसको सड़ा। अब आपके घर की जो प्लास्टिक है उसको ले जाकर खेत में फेंक दीजिए, कहीं बाहर फेंक दीजिए, प्लास्टिक को कोई भी डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो प्लास्टिक क्या है? अजैविक निम्नीकरण।
ठीक है, मतलब वो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो उसका डिकम्पोजर के द्वारा निम्नीकरण नहीं हो पाता है, डिकम्पोज नहीं होता। ये हो गया। चलिए ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बोलिए, आपको सब कुछ समझ में आया हो? थैंक यू। चलिए ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी का कुछ क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन है तो आप MS टीम को ऑफलाइन में भी भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके बाय।